हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है चैप्टर फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में। इससे पहले हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, और हमने डिटेल में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसका ही अगला पार्ट है। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी what we call sublimation and we will also study the law of conservation of mass. दो important topic है। Basically law of conservation of mass is very important because इसका concept अगर आपका clear है then you can easily solve the questions for class 9th and 10th। मतलब ये base है आपका और ये clear होना चाहिए, आपको concept clear होना चाहिए। ओके, चलिए start करते हैं। Basic the first topic today is sublimation. We will start today with the sublimation. You see what is the process of what is sublimation? आप सब्लिमेशन किसको बोलते हो? द प्रोसेस ड्यू टू विच एनी सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड या तो रूम टेम्परेचर पे खुद से या गर्म करने पे वो सॉलिड, बेसिकली अगर हम बात करें सॉलिड को तो चेंज होना चाहिए किसमें, सॉलिड शुड चेंज इनटू लिक्विड। यानी अगर आप गर्म कर रहे हो तो उसको तो लिक्विड होना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है कि सॉलिड से लिक्विड ना जाके सीधे किस में चला जाएगा, गैस में। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यानी ये डिफिनीशन आप याद रखें, डिफिनीशन रटना आना चाहिए आपको। ओके, द प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू gaseous state on heating and gaseous state directly changes into solid on cooling। यानी अगर आप उसको गर्म करो तो सॉलिड से वो गैस में बदल जाए, और अगर ठंडा करो तो गैस से डायरेक्टली किस में चला जाए, सॉलिड में। यानी यहाँ सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड वाला मैटर होगा, तो आप इंटरचेंज होगा, आप उसे बोलोगे क्या, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस ऐसा कर रहे हैं आप उनको बोलेंगे सब्लिमेट। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन। ओके, नेप्थलीन जो होता है यानी मोथ बॉल, यानी जनरली आप कपड़े की गोली होती है, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर की होती है, आप देखोगे घर में होगा, और वो बहुत स्मेल भी करता है, जिससे कि बेसिकली वो इंसेक्ट्स रिपेलेंट होता है। यानी अगर जब तक वो होगा स्मेल करेगा तो इंसेक्ट्स जो कपड़े को नुकसान पहुँचाते हैं ना वहाँ पर नहीं आते हैं, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। ये देख लें आप, यहाँ पे देखो, ये हो गया नेप्थलीन बॉल है। ये ड्राई आइस भी है, ड्राई आइस ये महाभारत वगैरह में आप देखोगे, या अब शादियों में जो स्वर्ग का सीन क्रिएट करते हैं जहाँ पे पूरा धुआं निकल रहा होता है, वो यहाँ पे वो ड्राई आइस का ही यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्राई आइस। खास बात, ड्राई आइस का फार्मूला क्या है, CO2 है। ठीक है, ड्राई आइस का फार्मूला क्या है, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई फॉर्म होता है, आप इसको बोलते हो ड्राई आइस। ये मैंने नीचे देखो आप पीरियोडिक टेबल ले लिया है इन शॉर्ट में समझाने के लिए। बेसिकली दिस पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री समझना है, पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। सोडियम का हमने लिख दिया, तो यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 11 होगा तो नीचे लिखते हैं, और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। डन, ऊपर क्या होगा, एटॉमिक मास, और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पीरियड ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर्स, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मैटर का कन्वर्जन होता है उसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में क्या है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन वाटर इज हीटेड इनटू स्टीम, यानी जब पानी को आप गर्म करते हो स्टीम के फॉर्म में, और उसी भाप से हम टरबाइन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, जैसे सपोज करो ये बर्तन हो गया कोई, ठीक है ना, इसके अंदर पानी भरा है, अब यहाँ से स्टीम निकल रहा है, हमने इसको नीचे से हीट अप किया, तो यहाँ एक ये फैन की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब ये भाप आएगा ना, इस प्रेशर लगाएगा और ये गोल गोल घूमने लगता है। तो टरबाइन वही स्ट्रक्चर है जो गोल गोल घूमती है, और टरबाइन कनेक्ट किससे होती है, डायनेमो से। अब भाप निकला, जैसे मान लो यहाँ पानी है, उसको हमने हीट किया, इसमें से भाप पैदा होगा। अब इस भाप की सहायता से हम टरबाइन को चलाते हैं, और टरबाइन को किससे कनेक्ट कर देते हैं, डायनेमो से। वही डायनेमो जो शादी में देखोगे जनरेटर होता है ना, उसके आगे जो हुड होता है, पीछे तो जनरेटर है गोल गोल चल रहा है, लेकिन आगे जो होता है ना हुड गोल सा, वही बिजली पैदा करता है। तो ये टरबाइन को उसी से जोड़ देते हैं। जब ये टरबाइन चलता है स्टीम की वजह से तो बिजली पैदा होने लगती है। लेते हैं जैसे आइस हो गया, आइस को हीट करोगे आप, वाटर में जाएगा, फिर हीट करोगे किस में जाएगा, वेपर। ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है।
आइस यानी वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट हो गया उसका आइस, यानी अगर गर्मी का दिन आ रहा तो खूब बर्फ चलेगा कोल्ड ड्रिंक के साथ, ठीक है। फिर लिक्विड हो गया पानी, और जब वो गर्म हो जाता है तो वो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर साइकिल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ रिलायबल फॉर वाटर साइकिल विच कॉजेज हैवी रेनफॉल। जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ अगर स्टेट नहीं होता, अगर वाटर वेपर में नहीं बदलता तो रेनफॉल ही नहीं होता, तो लाइफ पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करता। डन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी कोरोना काल में देखा होगा आप लोगों ने, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था? ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरा जाता है, वो बहुत बड़ा बड़ा सिलेंडर होता है, लंबा लंबा, आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, और उसमें जो गैस होता है ना, वो हिलाओगे तो पानी की तरह हिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दैट गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। यानी अब गैस को हम लिक्विड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? यहाँ सबसे अगला, अगर आपसे मन में डाउट हो रहा है तो वो देखो, गैस ज़्यादा जगह घेरता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। When you will press that, जब आप उसको दबाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, प्लस पास आने के लिए तापमान आपको गिराना पड़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं बहुत ज़्यादा तो गैस है, लेकिन जब पास आ जाएंगे तो लिक्विड होगा, और पास अगर आप कर दोगे तो दैट विल गेट कन्वर्टेड टू सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ खास बात क्या होता है कि जो गैस है ना, उसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको आप लिक्विड फॉर्म में अगर कर देते हैं तो ज़्यादा अमाउंट गैस आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। एलपीजी जो हो गया, जो सिलेंडर है ना आपके घर में, सिलेंडर, जब आप उसका नोजल खोलते हो, मम्मी खोलती है ना नोजल, तो उसमें से गैस फेंक रहा है बाहर, जिसको हम लगाते हैं तो चूल्हा जलता है। लेकिन सिलेंडर आप हिला के देखो, उसमें लिक्विड फॉर्म में है वो। अगर ये इंटर कन्वर्जन नहीं होता तो इतना ज़्यादा अमाउंट जो गैस का हमको एक साथ सिलेंडर में मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। सो इंटर कन्वर्जन का यहाँ हमने देखा, देयर इज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर कन्वर्जन वेयर एलपीजी इज ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया ये भी पूछ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, क्या है ये? आप देखें इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कहाँ से निकलता है? जब आप क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्रूड ऑयल को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं, तो डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन निकलता है, उसमें से जो ऊपर भाप बन के निकलता है ना, वही है एलपीजी गैस है। इसको हम सिलेंडर्स में पैक करके कहाँ लेके आ जाते हैं? घरों में, जिसे खाना बना लेते हैं। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल हमने अभी दिखाया आपको, ये सबलाइम होता है, सो इज़ यूज एज रूम फ्रेशनर। ठीक है ना, खुशबू की वजह से भी रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, मोथ वगैरह का। ओके, तो ये कॉमन है, आपको याद रखना है। नेप्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेट। सब्लिमेट का मतलब सब्सटेंस विच गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू द गैसेस फॉर्म। ये हो गया आपका नेप्थलीन। डन। आगे बढ़े अब क्या? अगला पॉइंट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इसके हिसाब से देखें, थोड़ा डिटेल में इसको हम देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेगा, अगर क्वेश्चन होगा स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन यू विल हैव टू राइट इट स्टेट्स दैट मैटर कैन neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to other। यानी मैटर को या एटम्स हो गए, आप उनको नहीं बना सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बोलता है कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे अब देख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ हमने 4 ठो गुलाब जामुन बना दिया, 1 2 3 4, 4 गुलाब जामुन में आपका पेट भर जाएगा। ठीक नहीं सर, और चाहिए हमको, बर्फ़ी भी चाहिए, चलो ये बर्फ़ी हो गया, लो रेक्टेंगल क्या हो गया? बर्फ़ी हो गया। डन। जब ये रिएक्टेंट हो गया, ए किसके साथ मिलकर रिएक्शन कर रहा है? रिएक्टेंट का मतलब होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे एरो लगा है ना, एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, इनको आप रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट हो गया। अब जो ये बनाएगा ना, एरो के राइट साइड में जो होता है, जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। क्लियर?
तो यहाँ कहने का मतलब है आप ए और बी को जब ऐड करोगे तो बना यहाँ ए बी, तो यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। डन। यानी हुआ क्या, यहाँ पे जितना आपका रसगुल्ला था 4 ठो, वो यहाँ भी प्रोडक्ट में ही 4 ही होगा, 1 2 3 4, और जितना ये बर्फी था बी 2 ठो रिएक्टेंट में, उतना ही बर्फी प्रोडक्ट में भी रहेगा। मतलब बर्फी और जो गुलाब जामुन यहाँ पे है वो फिक्स है, आप उसका नंबर बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। जितना रिएक्टेंट में था 4 गुलाब जामुन हमने देखा कि रिएक्टेंट में था, तो 4 गुलाब जामुन प्रोडक्ट में भी है। 2 बर्फी रिएक्टेंट में था तो 2 बर्फी प्रोडक्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें से गायब कर सकते हो, 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो एटम्स हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसका बस फॉर्म चेंज कर सकते हो, आप उसका नंबर बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी एक भी गुलाब जामुन आप उड़ा नहीं सकते हैं, वो वहीं रहेगा। ठीक है सर, हमको तो मिले तो हम 4 खा जाएं, ठीक है, लेकिन वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। जो भी रिएक्टेंट है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होता है, रिएक्टेंट का मतलब समझ लेना, जैसे देख लो यहाँ पे देखो ए प्लस ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, इनका जितना मास होगा वो हमेशा जो प्रोडक्ट है उसके मास के बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो आप यहां देख लो, यहां देखो 2H2O, H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर। क्लियर, यानी ये कौन सी गैस हो गई, H2 हो गई हाइड्रोजन। आपको ये सब सिंबल याद होना चाहिए। और O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके रिएक्शन करके क्या बनाया, वाटर। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ट्रिक देखो, ये जो तीर एरो होता है ना, इसके इस लेफ्ट साइड वाला होता है रिएक्टेंट और इसके राइट साइड वाला होता है प्रोडक्ट। डन, क्लियर। अब जो रिएक्टेंट यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया क्या सबको। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यानी देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 है ना हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2। यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, 1। ये बराबर नहीं है, आपको अब इधर बैलेंस करना होगा, इसको बराबर करना होगा। डन। तो अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1। तो आप जब भी नंबर में देखो, पहले ध्यान से सुनो, चलो कुछ आपका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जैसे समझो मैंने लिखा है यहाँ पे 2H2O, इसका मतलब क्या है, पहले ये सीख लेते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ वाटर और एटम है, यानी देखो ये जो सामने नंबर लिखा होता है ना आगे बड़ा सा, वो बताएगा कि ये कितना वाटर का मॉलिक्यूल है। यानी 2H2O का मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब बात समझ में आ गई क्या, यानी पानी के मॉलिक्यूल कितना है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल 2 ठो है। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ 3NH3, इसका मतलब हो गया 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। डन। आगे जो नंबर लिखा होता है वो मॉलिक्यूल का संख्या बताता है। अब एटम्स में देखें, अब वाटर में हम देख रहे हैं एटम, ये कितने एटम है वाटर में, हाइड्रोजन का एटम हो गया और ऑक्सीजन का एटम। हाइड्रोजन के नीचे देखो कौन जो नंबर लिखा है, यहाँ पर नीचे लिखा है ना नंबर, वो बताएगा कि ये एटम कितने हैं, क्या हैं, ये कितने एटम्स हैं। क्लियर। अब जैसे यहाँ जो नंबर है जिसे लिखा है H2, इसका मतलब ये 2 एटम है हाइड्रोजन का, यानी इसका मतलब क्या हो गया, नीचे लिखा है ना 2, यहाँ देखें, इसका मतलब हो गया 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। डन। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी आप मान लोगे 1, यानी यहाँ पे क्या हो गया 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब वही अगर हम बात करें अमोनिया के अंदर, तो 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3 है, NH3, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस के
कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। अगर इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन है एटम और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बताएं आप, 1, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो एटम काउंट करेंगे, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। इसको थोड़ा रुकना, ध्यान से देख लेना और समझ लेना। अगर मान लो आप कोई रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर लिया H2 + O2 = H2O, डन। जब आप अब अगर आप मान लो अब आप यहाँ पे नंबर चेंज करोगे, जैसे यहाँ बराबर करना है, अगर आप इक्वल करना है ऑक्सीजन के एटम को, तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, नंबर चेंज करते हो, तो उस नंबर को याद रखें, उस नंबर को आप हमेशा आगे लिखते हैं। आप जो चेंज करोगे ना वो यहाँ पे कर सकते हो, आप नीचे कोई चेंज नहीं कर सकते हो। यानी इसमें बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, यहाँ एटम 2 है, यहाँ पे कितना था 1, इसलिए हमने 2 यहाँ लिख दिया। अब इस 2 का मतलब क्या हो गया, ये भी बहुत खास है जानना। जैसे 2H2O, यहाँ क्या हो गया 2H2O, इसका मतलब इन दोनों में ना 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, दोनों के एटम्स में जो संख्या है एटम्स की वो दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, तो पहले ही 2 था, 2 आगे हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, 2 × 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन एटम, डन। ऑक्सीजन की बात करें तो पहले कितना था 1, लेकिन हमने आगे यहाँ 2 लिख दिया, यानी हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 1, यानी यहाँ हो गया 2 ऑक्सीजन एटम। अगर जिस नंबर के सामने अगर आप जो नंबर लिख रहे हो तो वो अंदर दोनों एटम्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 2 हो गया, 2 था, अब कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि यहाँ से 2 हमने आगे लिखा और मल्टीप्लाई किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आ गया कि जब बैलेंस करते हो आप तो नंबर कहाँ लिखोगे, और नंबर लिखने का मतलब जितने भी एटम है ना सब में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, क्या समझ में आया क्या? थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल एक समझा दें आपको क्या, चलो एक और ले लो। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ठीक है। इसका मतलब था कि 3 एटम है, नाइट्रोजन के कितने एटम है 3, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे देखें। इसका मतलब क्या है, यहाँ हाइड्रोजन में 3 पहले से थे, लेकिन आगे से जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। यानी हाइड्रोजन के लिए 3 × 3 कितने एटम हो गए 9 एटम हो गए। क्लियर। अब ऐसे आप बैलेंस करेंगे और आपका बैलेंस क्लियर होगा। आई होप ये समझ में आ गया, डन। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई किया 9 डिजिट्स में, यहाँ 2 अगर मैंने इसको रख दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो यहाँ भी 2 है, रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है 2, प्रोडक्ट साइड में कितना था 1, लेकिन अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 2। अब हाइड्रोजन की बात करें, देखो यहाँ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना था, पहले 2 था, लेकिन जब 2 यहाँ हमने लिख दिया यानी मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 2 कितना हो गया हाइड्रोजन का आइटम 4, किधर रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में कितना है सिर्फ 2, तो आप जब भी नंबर या मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सामने मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। अब एटम इसमें कितने हैं देखें, 2 × 2 कितने हो गए हाइड्रोजन के एटम हो गए आपके 4, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2, यानी ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर। आप ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं आप, उसका मास कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मास के लिए यहाँ हमने बताया 2, हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये आपको याद करना होगा, या बुक उसमें क्वेश्चन में दिया होगा। 1, इसमें कितने एटम हैं 2 एटम है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 हमने, यहाँ ये 2 का हमने कॉमन मल्टीप्लाई किया है, देखो ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस ये 2 है ना 2, इसलिए हमने 2 एटम को यहाँ ले लिया। और ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आपको एटॉमिक वेट याद रखना होगा। ओके, इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 को हमने यहाँ रखा बड़ा वाला ब्रैकेट, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है 2, तो 2 इसका नंबर कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 16, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया है, डन। अब 2 × 2 कितना आ गया, ये आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ये 16 है। अब ये आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो कितना आ गया 36 आएगा दोनों साइड में। ये 36 आने का मतलब क्या है, जितना मास रिएक्टेंट का था, यानी जितना इनका मास था उतना ही मास इसका भी है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
समझ में आया क्या? चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ओके, खुद से करके देखेंगे, घबराए नहीं आप। चले देखें, यानी देखो यहाँ पे 4 आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास 4 मल्टीप्लाई बाई 56। आयरन का कितना होता है 56, बुक में दिया होगा, प्लस अब देखो 3 जो आगे नंबर लिखा है ना, बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जो एटम है उसको आगे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये आपको याद रखना होगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2, ये अब मॉलिक्यूल्स है ना, तो मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लिकेशन सब में होता है, तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। आयरन कितना हो गया 56, लेकिन रुक जाओ, यहाँ नीचे 2 है तो पहले आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 56 प्लस, यहाँ एक एटम के बाद दूसरे के बीच में प्लस लगाते हैं, डन, प्लस हो गया। नीचे कितना एटम है 3 एटम, आगे लिख लो 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो 224 हो गया, प्लस 332 प्रोडक्ट 2 11 प्लस 48, ऐसे आ रहा है कुछ। ये आप इसको ऐड करोगे 224 प्लस 696 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा आपका लगभग 0 3 6 12 320, यानी ये कितना हो गया, ये देखो ये भी कितना आएगा आपका 320, ये भी आएगा, और दिस विल ऑल्सो विल इक्वल टू 320, डन। समझ में आएगा, क्लियर हो गया। अब बोलें यही है, आप इसी तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। अब जो ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये 56 नंबर आपने ले लिया, F इज इक्वल टू 56, ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्लियर। ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन इक्वल टू 16, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, क्लियर। ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं, और अच्छा तो ये होता है जब आप इसको याद रख लें तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, याद करने की कोशिश करें, डन। तो ये था। अब देखो यहाँ पे 320 आ गया, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैलिड हो गया, प्रूफ कर दिया हमने, और आई होप आपको ये समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया कि कहाँ एटम को कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मॉलिक्यूल्स की संख्या में देखो, जैसे एक बात और मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो आप यहाँ जैसे देखो 2H2O है, अगर ये आ गया ना तो आपको सॉल्व करना होगा, तो पहले 2 को बड़े ब्रैकेट में रख लेना बाहर, फिर जो एटम है ना उसको आगे ले आना है, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस, अब दूसरा एटम बदल गया, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐसे सॉल्व किया जाता है। 2 प्लस 16 कितना हो गया 218, कितना हो गया 36, क्लियर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो शॉर्टकट करेंगे, गलत हो जाएगा, डन। अब अगला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा बच्चों को बस इससे डर लगता है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो, ये फॉर्मूला भी याद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, आप यहाँ लिख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। विल रिएक्ट यानी प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कितना मास इसका इससे रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब ये रिएक्टेंट हो गए दोनों, ठीक है ना। अब प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट, डन, क्लियर हो गया, समझ में आया क्या। थोड़ा देख लेते हैं 1 मिनट, ठीक है ना। आप इसका अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हो, क्लियर। अब देख लो यहाँ पे जिसका जो मास दिया है ना उसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी इसका तो पूछ ही रहा है, प्लस विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये इसके नीचे हमने लिख दिया, क्लियर, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्लस 8.5 ग्राम ऑफ, ठीक है। तो अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा कि जो रिएक्टेंट के साइड का पूरा मास होता है
वो प्रोडक्ट के साइड के पूरे मास के बराबर होगा। क्लियर? यानी दोनों साइड का ये वाला जो टोटल मास होगा ना, ये रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। डन। अब यहाँ आपको सिल्वर नाइट्रेट का वैल्यू हमने x ले लिया, यानी x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करें, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22.85 आएगा। ओके, 22.85 ग्राम। अब x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 22.85 ग्राम माइनस 5.85 ग्राम। डन। तो ये आपका कितना आ जाएगा 17 ग्राम। ये किसका वजन आ गया? सिल्वर नाइट्रेट का। डन। अब आप इसको कंफर्म कैसे करोगे कि ये जो इक्वेशन है इसने फॉलो किया है कि नहीं स्टेट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब आप देखो, आप सिल्वर नाइट्रेट का कितना वजन दिया है 5.8 ग्राम, 85। अब आप जब इसमें 17 ऐड करोगे तो कितना आ गया 85.22, 22.85, जो इसके बराबर आएगा। क्लियर? इससे प्रूव हो गया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। डन। ये गैस है, ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना? क्लियर? देख लेते हैं एक बार। 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी ये इसका वजन दे दिया 6.3 ग्राम, रिएक्ट्स विथ 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इट फॉर्म्स रेसिड्यू ऑफ 18। रेसिड्यू का मतलब जो बचा है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बचा है उसका वजन कितना है 18 ग्राम। ओके। नाउ व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, यानी जो इस साइड जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके मास के बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। आप इसको ऐड करके देखो, इसको ऐड करेंगे आप तो 21.3 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 18 ग्राम प्लस x। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, x इज इक्वल टू 21.3 माइनस 18 ग्राम। तो कितना हो गया आपको 19, 20, 21, यानी 3.3 ग्राम। ये किसका वेट आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। डन। आई होप ये सबको समझ में आया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आसान है, बस इसमें करना क्या है आपको, जो ये रिएक्टेंट है ना, ये जो एरो है, इसके इस साइड वाला जो पूरा मास है उसको इस साइड वाले मास के बराबर कर देना है। 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, इस साइड के जोड़ के कंप्लीट करो, और जो बच रहा है ना इधर से, उसको इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। ईजी है ना? आगे बढ़ें। आई होप ये क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट, अच्छा ये यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहा है, देख लेते हैं इसको हम पहले। कैलकुलेट द वेट ऑफ क्विक लाइम। ओके, कैलकुलेट द वेट ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का देखो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, पहले ध्यान से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब आप इसको हीट करोगे ना, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसी को आप बोलते हैं क्विक लाइम। किसको बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को। तो आपको बोला है कि जब 400 ग्राम, कितना ग्राम? 400 ग्राम अगर आप हीट कर रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मास कितना निकलेगा आप बताएं। इसका मास क्या करना है आपको? फाइंड आउट कर लेना है कि इसका मास बताएं आप कितना निकल रहा है। ओके, स्टार्ट करें हम। तो देख लो, पहले इसका एटॉमिक वेट से हम ये फाइंड आउट करें कि कितना जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करके कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कैल्शियम का फॉर्मूला कितना होता है? एटॉमिक वेट कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, आगे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16। ये कितने से रिएक्शन कर रहा है? कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, तो आप करोगे तो 40 प्लस 12 प्लस ये हो गया आपका 48,
ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लगभग 100 ग्राम, कितने के बराबर हो जाएगा 100 ग्राम, वो कितने के बराबर होगा 56 ग्राम के बराबर। अब यहाँ क्या, इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला, ध्यान से सुने आप, कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। समझ में आ गया? इससे ये पता चला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इज दिस क्लियर? डन? सो आप क्या लिखोगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देयरफॉर 1 ग्राम के लिए क्या करोगे आप, 56 डिवाइडेड बाई 100। देयरफॉर कितना दिया ऊपर, 400 ग्राम। 400 ग्राम कितना बनाएगा, 56 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 400। तो ये आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 224 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। किसका बनेगा, आप CaO का। क्लियर? आसान है ना? जब ये वजन पूछेगा तो अब आपको एटॉमिक वेट लेके कैलकुलेट करना होगा। एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है ना? आपको मैंने रखना सिखा दिया है कि कैसे इसको रखते हैं। जैसे देखो यहाँ CO2 का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन जितना एटम है पहले उसको ले आओ, 2 × 16 निकाल लेंगे इसका। आप किसी का निकाल सकते हो। ओके, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ईजिली ये आप कर सकते हो। और ये अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि दोनों वीडियोस आप एक जगह आपको मिले, और फिजिक्स बायो सारा मैं चैप्टर धीरे धीरे स्लोली बना दूंगा, ठीक है ना? आप देखते रहो। कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन एयर। यानी मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन में जला रहे हो तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यही बताना है। अब ये बैलेंस नहीं है, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2। मैंने 2 क्यों रखा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था तो हमने यहाँ पे 2 था, तो हमने यहाँ से हम जो बदल सकते हैं नंबर आगे लिख के बदलते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 हमने लिख दिया तो ये दोनों 2 यहाँ भी ऑक्सीजन एटम हो गए, 2 यहाँ भी हो गए। मैग्नीशियम लेकिन यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 था, इसलिए हमने यहाँ भी आगे मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए बराबर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका वेट फॉर्म करना है व्हेन 72 ग्राम, यानी 72 ग्राम ये जलेगा तो ये कितना बनेगा। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था सेम प्रोसेस है, यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है 2 × 24, ओके। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना है 2 मॉलिक्यूल है तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एटम्स को हम ऐड करेंगे मॉलिक्यूल्स को, ठीक ना, पता है ना आपको। फिर कितना हो गया 48 इज इक्वल टू कि कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 640 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। डन। तो आपको यहाँ से देखने को क्या मिला, क्या कंक्लूजन निकला, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड या बॉन्ड टू फॉर्म 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। अब देयरफॉर आप लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितना ऑक्सीडाइज करेगा 80/48 ग्राम। देयरफॉर कितना दिया है क्वेश्चन में 72 ग्राम, तो ये कितना होगा 80/48 × 72, ओके। तो ये आपका, आप इसको कटाओगे तो कितना आएगा 120 ग्राम। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आसान है, इसमें देखो इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2 mgO है, ठीक है ना, तो आप ये 2 मॉलिक्यूल हो गए तो आप इसको बाहर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में रखेंगे। फिर यहाँ मैग्नीशियम का यहाँ एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक वेट कितना दिया है 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया है 16, ऐसे कर लेंगे। तो आसान है, थोड़ा सा मैथ लगाएंगे और ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। और यहाँ अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्लास 9 10th में आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होगी, ओके। तो प्लीज़ इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, बाकी बायो और फिजिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं सारा वीडियो सारे चैप्टर का क्लास 8 का अपलोड करूँगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।